What the bastard? Touch me, yaar. I तू जो ले ले न्यू ओह पिछवाड़ा Arijas कर म्यूट करे
अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप लोगों का? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप वालेकुम कैसी हैं? अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप लोग सुनाओ। वालेकुम अस्सलाम। हाउस लाइफ इज गोइंग ऑन सर्दी के अलावा? मैम बस चल रही है। बस चल रही है, सांसें जी चल रही हैं। जी मैम। मैम बर्डन बढ़ गया है हमारे ऊपर। क्यों, क्या हुआ है? मैम काफी टीचर्स ने लेक्चर्स भी नहीं सेंड किए हुए थे और अब एकदम से हमें लेक्चर्स मिलेंगे और सब पेपर्स आएंगे। सब कुछ ओहो, इकट्ठा करना है अब हमें। नहीं, फार्मा की तो हमें टेंशन ही लेनी चाहिए ना मैम। ओहो, नहीं आपको उसकी तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। वो तो आप लोगों को बचपन से ही आती है। नहीं मैम, हमें आपने तैयारी करवानी है ना, उससे पहले ओरल टेस्ट या किसी क्विज से पहले। बेटा वो करवानी है आप लोगों को, एकदम तो नहीं करेंगे। जैसे कि आप लोगों को लेक्चर सेंड किया इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी, वो कर लेंगे, फिर सीवीएस का कर लेंगे, फिर एएनएस के कर लेंगे, डेट्स इट, खत्म हो जाएंगे। जी मैम। इंशाल्लाह मैम। मैक्सिमम 4-4 5-5 लेक्चर होंगे, इससे ज्यादा तो लेंथी लेक्चर भी नहीं होंगे। मैम वो आपने रिकॉर्डिंग सेंड नहीं की, बच्चे पूछ रहे थे पहले भी। बेटा रिकॉर्डिंग मैंने इनको कहा था कि इनकी जो फार्माकोलॉजी की रिकॉर्डिंग है ना, वो इनको यूट्यूब के चैनल के थ्रू मिलेगी। अब इन्हें क्लास लेक्चर की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। वो जो है तकरीबन उसकी जो सीवीएस की है, वो सारी वहां पे मिल जाएगी इन लोगों को। मैम उसका कोई लिंक मुझे सेंड कर दीजिएगा ताकि वो ग्रुप में सेंड कर दूं। हाँ, बेटा मैं जैसे ही अपलोड करूंगी ना, मैं सबको मेल कर दूंगी, डोंट वरी। जी मैम। सीबीएस ओके जो मैम। है उसमें हाइपरटेंशन की ड्रग्स और एरिथमिया, ये वाली ड्रग्स का चैप्टर आप कह रही है ना?
बेटा सारा CVS कंप्लीट करेंगे रिकॉर्ड। मैम तो पहले कोई CBS का ना ले लें, क्योंकि इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी तो आता है। चलो CVS का कर लेते हैं। मैम नहीं, लाइन वाइज ही करते हैं, सबकी प्रिपरेशन हो जाएगी इकट्ठे। इंट्रोडक्शन वाले का है। यस कोई मैम, मसला इंट्रोडक्शन का ही नहीं, जब थोड़ा सा आइडिया होगा तो वो हम पहले उसका कर लेते हैं ना। जैसे तुम लोगों को इजी लगेगा मुझे बता देना, हम लोग उसको देख लेंगे। ओके मैम। ठीक है, ज्यादा लेंथी नहीं क्विज होंगे, क्विज बहुत शॉर्ट होंगे। मैम आज कुछ पढ़ना है? यस आज हम लोगों ने ANS का इंट्रोडक्शन पढ़ना है जस्ट। मैम क्विज कब होंगे? क्विज बेटा, क्विज देख लेते हैं, क्योंकि क्विज पहले तो कैंसिल हुए हैं। हम उन्हें क्विज का नाम नहीं देंगे। लेट्स चेंज माय स्टेटमेंट, वी आर गोइंग टू पास थ्रू योर सिनेरियो बेस्ड LMS क्विज। ओके ओके मैम। डन मैम। अच्छा बेटा, वो सेंटर में ही रखेंगे, ANS भी होता जाएगा, वो भी होते जाएंगे, ठीक है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जब भी अनाउंस करूंगी मैं उससे आपको 1 to 1.5 वीक पहले बताऊंगी, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। एकदम चीजें नहीं आपको बताएंगे, मैम आपको अभी तो कोई ऐसे क्विज नहीं है ना। नहीं। अभी तो इस हफ्ते कोई क्विज नहीं है, चिल मारो, ये हफ्ता खत्म हो रहा है। ओके नेक्स्ट टिल नेक्स्ट वीक वेडनेसडे यू हैव नथिंग टू डू। बस सिर्फ इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी है, वो बस एक बार पढ़ लेना। मैम वैसे हमारा असेसमेंट प्लान क्या सॉरी होगा? बेटा, असेसमेंट प्लान में यही होंगे, मैंने आपके क्विजेज ही इंक्लूड करने हैं। 1 2 3 करूंगी, ठीक है, 3 to 4 करूंगी, ठीक है। Yes, ma'am. 4 दे आर नंबर ऑफ द सिनेरियो बेस्ड LMS क्विज होंगे, ठीक है। उसके अलावा आपके जो फाइनल असेसमेंट में वाइवा होगा, और साथ में आपका जो होंगे वो क्लिनिकल होगा, छोटा सा। Okay, thank you मैम। मैंने तो ये डिसाइड किया, बाकियों ने भी पता नहीं क्या डिसाइड किया है। खैर व्हाटएवर, हमें ज्यादा कंसर्न आपकी तैयारी से होना चाहिए, तो वो जो छोटे छोटे क्विज रखेंगे उनसे आपकी तैयारी हो जाएगी होपफुली, इंशाल्लाह मैम। इंशाल्लाह। अच्छा गाइस, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी हो गया। नाउ आज हम लोगों का जो टॉपिक स्टार्ट होने लगा है वो ANS स्टार्ट होने लगा है, ठीक है। ANS में हमने पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू ANS, ठीक है। ANS में दो तरह के सिस्टम हम पढ़ेंगे, सिंपैथेटिक सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करने वाले एक्टिवेटर्स, सिंपैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक करने वाले ब्लॉकर्स, इसी तरह पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के एक्टिवेटर एंड ब्लॉकर्स, ठीक है। इस तरह टोटल हमारे जो है ना वो 5 इसके बनने हैं, 5 से 6 मैक्सिमम इसके जो है ना वो बन जाएंगे लेक्चर, ठीक है। जो आज का लेक्चर है ना, आज का लेक्चर है हमारा सिंपैथेटिक यानी कि ANS के ऊपर, उसकी 2 डिवीजन्स के ऊपर, उसके रिसेप्टर्स के ऊपर, उसके न्यूरोट्रांसमीटर्स के ऊपर, ताकि ये चीजें आपको पता हो। फिर हम लोग जो है ना मूव करेंगे टुवर्ड्स आवर एडवांस स्टडी ऑफ ड्रग्स, ठीक है। ओके मैम। कोई पिछले में से कोई क्वेश्चंस तो नहीं था? नो मैम। नो मैम, गुड हो गया। अच्छा, आप लोगों के पास CVS के कंप्लीट लेक्चर पहुंच चुके हैं ना, एक्सेप्ट योर उस लेक्चर के एंटी एरिथमिया के अलावा? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बेटा मैंने वो भी सेंड कर मिल दिया, गया है। नहीं, मैं मिल कहती गया वो था भी मिल बेटा? गया। हाँ वो भी यस मिल मैम। चुका है। ओके, वी आर नाउ गोइंग थ्रू फॉर योर ANS, ठीक है। ANS में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ना है, अच्छा ANS होता है योर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। एनीबॉडी नोज अबाउट ANS? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? मैम एएनएस जो होता है उसमें सारी हमारी इनवॉलंटरी कंट्रोल की जितनी मसल्स होते हैं ना वो आते हैं। हाँ, other than the CNS, PNS, there is a one system that is present inside our body, is known as autonomic nervous control, in which they mostly control your voluntary actions, okay? सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक वगैरह आ जाता है मैम इसमें।
हाँ जी, उसमें सिंपैथेटिक आ जाता है, पैरासिम्पैथेटिक्स ड्रग्स आ जाती हैं, ये सारी आ जाती हैं। एक मिनट ठहरो, मैं ना देख लूंगी। ठहरो जरा, दूसरा है ये, तो इंट्रोडक्शन वाला नहीं है। वेट अ मिनट गाइस। मेरा इंट्रोडक्शन एक मिनट ठहरो बच्चों, मैं ना लेक्चर देख लूं, लेक्चर कहाँ चला गया। Mathematics and sympathetics. अच्छा बेटा, आई थिंक सो आई हैव अ स्किप डेट वन, मुझे ना मिल नहीं रहा वो। लेट्स अ मिनट वेट, मैं अपनी ईमेल में चेक करूँ, मैंने ईमेल में भी सेव किया हुआ है कुछ। 14 12 12 19 23 16 and 22. Shit, यार लेक्चर ही नहीं है वो वाला। मैम हाँ जी बेटा, बोल रहे हैं। मैम आप लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स कब तक अपलोड करेंगे? बेटा नेक्स्ट वीक में मैं कर ANS lecture. Shit guys, there is other lecture, introductory lecture. I think so that is a skip from my mobile. Maybe I check once more कि कहीं ना कहीं से मिल जाए, और अगर नहीं मिलता तो मैं आप लोगों को जुबानी सारा कुछ बता दूंगी। Because I ये होता है 3-4 क्लासेस पढ़ाने का नतीजा, एंड पे लेक्चर एक के भी नहीं मिल रहे होते हैं। मैम आपकी आवाज बिल्कुल भी ठीक नहीं आ रही। अच्छा बेटा, मैं देखती हूँ, मैं नेट नहीं आ रही है। कनेक्शन भी
सही बाकी आ रही सबको है ठीक है? मतलब। यस मैम। जी मैम। यस मैम। 1302 1302 1314। बेटा आपका जो कोर्स कोड है वो 1302 है ना? मैम चेक कर लेते हैं 1302 या 302। हाँ 302 है मेरे मैम ख्याल से। 302 ही है। 302 है। 302 का 8 पड़ा होगा मेरे पास। लेक्चर 313 302 के और कौन सा पड़ा है? 7 12 17 10 calls. खैर बेटा लेक्चर आई थिंक सो मेरे से डिलीट हो चुका है, जो बड़ी बुरी बात है क्योंकि मुझे पूरे सिस्टम में नहीं मिल रहा और इस टाइम आपके सिर्फ यूनिवर्सिटी वाले में ही ये पड़ा होगा। खैर बेटा मैं आपको इंट्रोडक्शन जो है ना थोड़ा जुबानी जुबानी दे देती हूँ और एक इसमें डायग्राम दिखाने वाली थी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है बेटा, देर आर टू टाइप ऑफ अ सिस्टम। नंबर 1 इज द सिंपैथेटिक सिस्टम एंड नंबर 2 इज योर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। एक मिनट है, मूव टुवर्ड्स अवर लेक्चर। ठीक है, अच्छा बेटा हमारे पास जो होते हैं टू टाइप ऑफ सिस्टम होते हैं एएनएस के। ठीक है, एक हमारे पास आता है आप लोगों का सिंपैथेटिक सिस्टम आ जाता है और एक हमारा आ जाता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आ जाता है। ठीक है, जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है ना उसमें जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है वो हमारा रिलैक्स स्टेट के ऊपर एक्टिवेट होता है, जबकि जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है ना वो हमारा फाइट और फ्लाइट की स्टेट के ऊपर एक्टिव होता है। ठीक है, अब पैरासिम्पैथेटिक जो है ना ये रिलैक्स में होगा और जबकि सिंपैथेटिक जो होगा वो फाइट और फ्लाइट में होगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा? एनीबॉडी एल्स नो अबाउट द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक के दोनों में डिफरेंस क्या होगा? मैम वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है और एक में होगा सॉरी। वैसोडाइलेशन भी होती है। और सिंपैथेटिक और मैम डाइजेशन सिंपैथेटिक में डाइजेशन जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है और पैरासिम्पैथेटिक में ज्यादा हो जाती है। मैम डाइजेशन उसमें हार्ट यूरिनरी रेट हार्ट होता है ना वो सिंपैथेटिक में ज्यादा होता इंक्रीज है। होता है हार्ट और रेट पैरासिम्पैथेटिक में डिक्रीज होता है हार्ट रेट। मैम ठीक हो गया। और सिंपैथेटिक में यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो हमारा मतलब कि सिंपैथेटिक में प्यूपिल डायलेट होते हैं और पैरासिम्पैथेटिक में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अच्छा चलो, आई एम गोइंग टू शो यू वन डायग्राम। ठीक है, जिसमें जो है ना मेन डिफरेंस जो होंगे वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के जो होंगे वो आपको पता चलेंगे। ठीक है, आई एम गोइंग टू शो दिस डायग्राम जो मेन हमारे हैं। ठीक है, these are the two type of a system. One there is a sympathetic and other there is a parasympathetic. Sympathetic जो होता है ना उसमें जो होता है pupil जो होता है वो contract कर जाता है। ठीक है, मतलब ये कि नॉर्मल सिचुएशन में रहता है, हार्ट रेट आपका नॉर्मल होता है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो ब्रीथिंग रेट होता है, ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, लीवर जो होता है वो नॉर्मली प्रोड्यूस हो जाता है, वेसल्स जो होती हैं जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है उसमें डायलेशन मोड पे होती हैं, जबकि जो डाइजेशन जो होता है ना वो आपकी इंटेस्टाइन मोटिलिटी जो होती है वो नॉर्मल होती है। यूट्रस की यानी कि जो यूरिन प्रोडक्शन है दैट इज अ नॉर्मल होता है। यूरिन जो होता है ना वो रिलैक्स, यूट्रस जो होता है वो रिलैक्स स्टेट पे होता है। ठीक है, जब आपको फील होती है अर्ज की यूरिन पास आउट करने की तब आप लोग पास आउट कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह अगर हम पैरासिम्पैथेटिक कहते हैं वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है। लड़ाई में आपको पता है मोस्टली क्या होता है कि बंदे की पूरी आंखें खुल जाती हैं लड़ते वक्त या गुस्सा करते वक्त। ये आपको बात पता है ना? नो मैम, कभी हुई नहीं है मैम। मैम कभी लड़ाई हुई में नहीं, से ऐसा नहीं हो सकता, कभी ना हुई हो। गुस्से की स्टेट में ना बंदे की आंखें भी खुल जाती है, दिमाग भी खुल जाता है उस टाइम पे। यस मैम। अच्छा,
अब सिंपैथेटिक में हार्ट रेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, आप लोग बताओ। मैम फास्ट हो हाँ। जाती है। मैम रैपिड फास्ट हो हो जाती है। जाती है तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन डिमांड भी तो बॉडी की ज्यादा हो जाएगी ना, अगर हार्ट रेट ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है कि जो आपके जो ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं ना वो डायलेट कर जाते हैं, उनका जो ब्रीदिंग रेट होता है वो आपका इंक्रीज कर जाता है। स्वेटिंग में मोस्टली या टेंशन में मोस्टली बंदे को स्वेटिंग होती है, ठीक है, तो स्वेट ग्लैंड आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। लीवर जो होता है ना वो जो क्या करता है कि आपका उसने यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन लगी हुई है, बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, लीवर क्या करता है कि वो वर्क जो होता है ना वो वर्क लोड इंक्रीज कर लेता है, आपके जो ग्लूकोज बॉडी के अंदर स्टोर हुए होते हैं उनको फटाफट कन्वर्ट करता है एनर्जी फॉर्म में, ठीक है। डाइजेशन जो होती है ना आपकी, वो आपकी जो होती है वो स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है, वो इतनी तेजी से फूड जो होती है वो डाइजेस्ट नहीं होती, इंटेस्टाइन की मोटिलिटी जो होती है वो स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है। यूट्रस जो होता है ना उसका वो कंस्ट्रिक्ट कर जाता है, ठीक है, वो मतलब ये कि ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ सिचुएशन ऑफ द फाइट और फ्लाइट, इसमें आपको ये तो नहीं होता कि जी चलो चलो यूरिन पास कर लें, ठीक है। यूट्रस जो होता है ना मोस्टली वो उसके उसके जो मसल्स जो होते हैं ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, यूट्राइन सिक्रीशन या वेजाइनल सिक्रीशन ये सारी की सारी जो होती है ना ये डिक्रीज हुई होती है। अच्छा, अब यूरिनरी सिस्टम में क्या होता है कि यूरिनरी, आप लोगों को पता है ना कि कुछ लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा होता है कि दे पास आउट यूरिन। कभी ये देखा है चीज, कुछ लोग गुस्से में कांपते हैं या ऐसी सिचुएशन में उनको यूरिन ज्यादा आता है। हैव यू एवर नोटिस दिस थिंग? मैम स्ट्रेस में आता है, आई थिंक सो, वैसे तो नहीं। बेटा फाइट और फ्लाइट और सिंपैथेटिक सिस्टम स्ट्रेस का ही होता है, गुस्से का ही होता है, इट्स अ टाइप ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन। उसमें आपने देखा ना कि कुछ लोगों को यूरिन पास करने की अर्ज ज्यादा हो जाती है। किसी ने ये चीज नोटिस की है या नहीं? मैम ऐसे तो नहीं की, लेकिन ये है मैम कि अगर वैसे कोई फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन हो उसमें तो वैसे ही आता है कि कोई डर आता वगैरह है हो ठीक है। इंसान को तो वैसे ही। मैम अच्छा यस चलिए, नोटिस की है। मैम मामा को जब गुस्सा ज्यादा आता है मैम तो वाइवा फिर देना हो, वाइवा से पहले बहुत बुरा हाल हो रहा होता है। ये वाइवा बात से यस पहले तो मैम। सारी सिक्रीशन एक्टिवेट हुई होंगी आपकी। यस मैम। कोई हाल नहीं। अच्छा अब मैम ना ऑनलाइन वाइवा होता तो कुछ नहीं होता। हाँ मैम जी, ऑनलाइन चीटिंग चांसेस बड़े अच्छे हो जाते हैं ना। नो मैम, ये मैम घर का तो मैम इन्वायरमेंट होता है ना, होम का। 360 दिखाना बच्चे पड़ता है। ऑनलाइन वाइवा में भी चीटिंग करते हैं। पता नहीं सही। फिर कौन से करते हैं मैम, हमसे तो नहीं हुई। कोई ओए टिप भी होए दे दो यार चलो। यार हीरा। बच्चे ही होंगे बहुत। मैम मैं मैं बताऊं तो कैसे करते हैं। मुझे बताया था किसी ने कि मतलब हेडफोन लगा के ना कॉल किसी और को करके, मैम को तो नहीं पता ना कि आप उनसे हेडफोन पे बात कर रहे हैं, नहीं तो हेडफोन पे दूसरा बंदा बोल रहा होता है और बात वो मैम से कर रहे होते हैं। मैम ऐसे मैम ही इसकी बच्चे आते दफा हैं बहुत cheating करने। एहतियात करना आप। अच्छा बेटा, ऑनलाइन जो होती है ना ऑब्वियसली हो जाती है। वन ऑफ माय कजन, ठीक है, इज गिविंग द एग्जाम ऑफ द ACCA फ्रॉम द ब्रिटिश काउंसिल। आई एम लिटरली सरप्राइज में जाके कहता कि आपको आई डिड माय चीटिंग। मैंने कहा हाउ कैन यू डिड? कहता है अब मेरे पास मैंने ना 2 बुक्स छुपाई हुई थी, 3 MCQs उसी में से आए थे, वो मुझे नजर आ गए, पता चल गया। मैंने कहा खराब हो गया का। अगर मैम वो जिसने कर मार्क्स सकता है ना, अगर वो कर सकता है तो मैं इजीली कह सकती हूँ हर बच्चा कर सकता है। मैम आपको पता है हमसे तो पहले पूरा रूम चेक किया था, और एक तो मैम कहती हैं कि बेटा आपके रूम में अगर मिरर लगा है ना तो आप उसके सामने अपना लैपटॉप लेके जाएं। मैं फिर वो लेके गई, फिर मैम को अपना लैपटॉप दिखाया, पूरा रूम दिखाया, उसके बाद बैठ के वाइवा दिया। ऊपर से हाथ, यस मैम ने मैम। कहा सामने खड़े हो जो, मुझे पता चले आपके हाथ चीजें, मुझे आप नजर आ रहे हो फुल, तो फिर आपने आंसर करना है। तो मैम इतने हमें सारे अलाउ नहीं है कि बंदा हमें नहीं अलाउ मैम, फिर नहीं क्या थे ही हियरिंग करे। एड्स लगाना। नुकसान होता है नहीं कि मैम जब रियल वाइवा होता है ना तब हम पूछ लेते हैं कि मैम अंदर क्या क्वेश्चंस पूछ रही हैं। ऑनलाइन वाइवा में पता ही नहीं लगता बारी कब आनी है और कब पूछा जाना है। यस नहीं मैम। मैम को चलो तो ठीक है, पता है इस ना। बार देखते हैं कौन चीटिंग करता है मेरे बारे मैम में। आपको तो सारे आपको सारे बच्चों का पता है ना कौन कर सकता है हाँ, कौन नहीं। देखते हैं इस बार कौन करता है। अच्छा बेटा, अब ना हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सिंपैथेटिक सिचुएशन होती है, उसके हम लोगों ने ना सारे पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक में चीजें फंक्शन की। अच्छा तो मेरी बात सुनो कि हम लोग कौन सी ऐसी सिचुएशन को कह सकते हैं, आप लोग बताओगे, जिसमें सिक्रीशन ऑफ बॉडी इनहांस हो जाती है? मैम मैम एक्सरसाइज। मैम मैम स्लीपिंग। सिंपैथेटिक में नहीं नहीं,
सिंपैथेटिक में सिक्रीशन इनहैंस होती है या पैरासिम्पैथेटिक में इनहैंस सिंपैथेटिक होती में है? सिंपैथेटिक मैम में पैरासिम्पैथेटिक मैम पैरासिम्पैथेटिक में होती है आई थिंक सो। बेटा सिंपैथेटिक में इनहैंस होती है। सिंपैथेटिक में में किस तरह इनहैंस जी होती है? मैम आपको पसीना स्वेटिंग सिंपैथेटिक में आता है, स्वेटिंग आपको होती है, आपकी आंखों को डायलेट मैम जब यानी कि कर देते हैं तब भी आपको जो लैक्रिमेशन है वो स्वेटिंग, और ये भी आपको सिंपैथेटिक सिस्टम का साइन है। दूसरा यूरिनरी प्रोडक्शन जो होती है वो भी सिंपैथेटिक सिस्टम का साइन है। ठीक है बेटा, समझ आ गई? मैम बट तो यस मैम डाइजेस्टिव सिक्रीशंस तो पैरासिम्पैथेटिक में ज्यादा होती है। डाइजेस्टिव अनइम्पोर्टेंट होते हैं यानी कि ऑर्गन्स डाइजेस्टिव मोटिलिटी ज्यादा होती है। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट सिक्रीशन, आई एम जस्ट आस्किंग मोटिलिटी। मतलब ये कि खाना जो होता है ना वो रिलैक्सेशन स्टेट के अंदर डाइजेस्ट होता है, ठीक है। और सिक्रीशन में अगर कभी आप लोग ये भी देखो, स्ट्रेस से किसका पेट खराब हुआ है, पहले मुझे कभी बताओ किसी को स्ट्रेस इंड्यूस्ड मैम डायरिया हुआ है? मैम मुझे बॉयल मूवमेंट होती है बहुत ज्यादा पेपर्स में वाइवास में। दैट इज मैम अ ये स्ट्रेस स्ट्रेस डायरिया इंड्यूस्ड होता है। डायरिया। यस सिक्रीशन मैम हमेशा स्ट्रेस में ज्यादा होती है, ठीक है। समझ आ गई बच्चों? जी मैम यस मैम यस मैम। अच्छा अच्छा, अब ना दो चीजें मैंने आपको याद करवानी है, ठीक है। एक आपके पास सिचुएशन होती है, नाउ देयर इज एक आपके पास सिंपैथेटिक सिचुएशन होती है और एक आपके पास पैरासिम्पैथेटिक सिचुएशन होती है। सिंपैथेटिक जो होती है ना उसको हम लोग कहते हैं दो, यानी कि हमारे पास ड्रग आती है, एक आती है सिंपैथेटोमिमेटिक और एक आती है सिंपैथेटोलिटिक्स। मोमेटिक का मतलब होता है कि सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करना। क्या करना? सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करना। जो ड्रग्स, जब मैं कहूंगी ना दिस ड्रग इज बिलोंग फ्रॉम द सिंपैथेटोमिमेटिक सिस्टम, उसका मतलब ये है कि वो सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करेगी। और अगर मैं कहूंगी ना दिस ड्रग इज बिलोंग फ्रॉम सिंपैथेटोलिटिक सिस्टम, तो उसका मतलब ये आ जाता है कि वो सिंपैथेटिक सिस्टम को क्या करेगी, उसको ब्लॉक कर रही है। ये समझ आई है बात? जी मैम। और यस इसी मैम तरह अगर एक ड्रग होगी, ठीक है, जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करेगी, उसको हम क्या कहेंगे? पैरासिम्पैथेटिक मैम सिम्पैथोमिमेटिक आपने क्या क्वेश्चन किया? अगर अगर एक पैरासिम जी मैम। एक ड्रग जो है वो आप पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करेगी, तो हम उसको क्या कहेंगे? मोमेटिक सिंपैथेटो लैटिक पैरासिम्पैथेटोमिमेटिक। पैरासिम्पैथेटिक मोमेटिक लैटिक वाली होगी मैम पैथो दोबारा बता दीजिए। सिम्पैथोमिमेटिक। सिंपैथेटोमिमेटिक्स मैम उससे दोबारा हो बता गया दीजिए। पैरासिम्पैथेटोमिमेटिक्स, ठीक है। इस तरह हो गया सिंपैथेटोलिटिक्स, पैरासिम्पैथेटोलिटिक्स ड्रग्स, ठीक है। ये दो क्लासिफिकेशन होती है ड्रग्स की, ठीक है। जब ये हम दोबारा पढ़ेंगे ना आपका ये जब हम लोग सिंपैथेटिक सिस्टम दोबारा पढ़ेंगे तो ये उसमें जो है ना ये आ जाएंगी ड्रग्स, ठीक हो गया। अच्छा बेटा, अब ना आई एम गोइंग टू शेयर वन टेबल जो इंट्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मैम ये एक बार दोबारा बता दें, ये जो आपने बताया पैरासिम्पैथेटोलिटिक अच्छा बेटा, मिमेटिक का मतलब होता है किसी चीज को, मिमिक का मतलब होता है किसी चीज की एक्टिवेट कॉपी बनाना, किसी चीज को एक्टिव करना, ठीक है। ठीक है। लिटिक का मतलब होता है लाइसिस से निकला, उसका मतलब होता है तोड़ देना, बंद कर देना, ठीक है। ब्लॉक ठीक है। अब जो सिंपैथेटोमिमेटिक ड्रग है ना वो क्या करेंगी, सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करेंगी। इसी तरह पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को जो एक्टिवेट करेंगी उसे कहेंगे पैरासिम्पैथेटोमिमेटिक ड्रग्स, ठीक है। अब जो सिंपैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक करेंगे उसे कहेंगे सिंपैथेटोलिटिक ड्रग, और जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को डीएक्टिवेट करेंगे या ब्लॉक करेंगे उसे कहेंगे पैरासिम्पैथेटोलिटिक ड्रग्स, ठीक हो गया। यस मैम, थैंक यू। समझ आ गई? नेक्स्ट, शुड आई मूव नेक्स्ट? जी मैम। अच्छा यस यस बेटा, मैम श्योर। और जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज थी ना करने वाली उस लेक्चर में थी, देयर इज वन टेबल जो मैंने पुट किया था, ठीक है बेटा। ये आपको नजर आ रहा है टेबल? यस यस मैम मैम। ब्लर जी है मैम। ठीक है बेटा। अब इसके अंदर ना हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। एएनएस के अंदर अल्फा रिसेप्टर्स, अल्फा 2 रिसेप्टर, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 भी होते हैं और डेल्टा होते हैं, ठीक है। जो अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं ना, अल्फा रिसेप्टर्स मोस्टली उनकी लोकेशन होती है आपके जो होती है अल्फा 1 की जो लोकेशन होती है आपके पेरिफेरी में होती है।
आपकी कहाँ पे होती है, आपकी ये जो नहीं होती वेसल्स जो होती हैं उनके अंदर होते हैं। बेटा ये बात आपको समझ है ना? यस मैम। ठीक है, ये मैंने आपको समझाई थी ना, अल्फा 1 रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं आपके? वेसल्स के अंदर होते हैं। जो हम लोगों ने पढ़ा नहीं था कि वेसल्स को डायलेट करवाते हैं अल्फा 1 जब हम देते हैं, जी अल्फा मैम। को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, ठीक है। इसी तरह जो अल्फा 2 होते हैं ना वो सीएनएस के अंदर होते हैं, जबकि बीटा 1 रिसेप्टर्स जो होते हैं ना वो आपके हार्ट के अंदर होते हैं। बीटा 2 रिसेप्टर्स जो होते हैं ना वो आपके हार्ट के अंदर भी होते हैं, आपके क्या होते हैं, आपके स्मूथ मसल्स के अंदर होते हैं। जबकि डेल्टा रिसेप्टर्स जो होते हैं ना वो आपके होते हैं रीनल के अंदर होते हैं, ठीक है, और सेरिबेलम के अंदर होते हैं। अच्छा अब मुझे बताओ वेयर अल्फा 1 इज एग्जिस्ट। मैं बता दी हूँ वेयर द अल्फा 1 इज एग्जिस्ट, पहले मुझे ये बताओ। वेसल्स मैम वेसल्स ब्लड के अंदर वेसल्स, ब्लड वेसल्स। अल्फा 1 इज एग्जिस्ट के अंदर मैम जो थ्रू द डायलेट ब्लड कराते हैं वेसल। ब्लड वेसल। ओके, ब्लड वेसल्स में होते हैं। डायलेट और कॉन्ट्रैक्शन की अभी मैंने कोई बात नहीं, अभी फंक्शनिंग की बात नहीं की। वेयर द अल्फा 2 एग्जिस्ट, अल्फा 2 कहाँ पे आते हैं? सीएनएस सीएनएस में मैम। सीएनएस की नर्व एंडिंग पे होते हैं, ठीक है। बीटा 1 कहाँ पे होते हैं? इसमें मैम मैम हार्ट में, हार्ट में। हार्ट होते हैं। हार्ट में, बीटा 2 कहाँ पे होते हैं? हार्ट में, रीनल, मैम रीनल में। नहीं लंग्स में, लंग्स में। नहीं नहीं, लंग्स में होते हार्ट हैं। स्मूथ लंग्स मसल्स लंग्स में, लंग्स में, लंग्स में। हार्ट में होते हैं और होते हैं सेरिबेलम में होते हैं। और सॉरी, बेटा बीटा 2 जो होते हैं वो आपके लंग्स में होते हैं, ब्रोंकियोल्स में होते हैं। बीटा 2 जो ब्लोकर्स नहीं पढ़े थे कि हम लोग बीटा 2 ब्लोकर्स हम लोग एस्थमा के जी पेशेंट को मैम। नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वो जो एस्थमा में पहले वेसल्स ब्रोंक्यूल्स कंस्ट्रिक्ट की होती है और कंस्ट्रिक्शन करवा देते हैं, तो वो होते हैं लंग्स में होते हैं। बीटा 3 कहाँ पे मैंने आपको बताया था? एडिपोज टिश्यू में, यानी कि आपके फैट में होते हैं, ठीक हो गया। और डेल्टा रिसेप्टर्स कहाँ पे मैंने रीनल बताए थे में, आपको? रीनल रीनल में, में होते हैं, रीनल। रीनल। ठीक है। अब इनके मैं फंक्शन बताती हूँ। अल्फा 1 जो होते हैं ना, जो आपके वो होते हैं, वो स्मूथ मसल्स में मैम होते हैं, वो पेरिफेरी। जी बेटा बीटा प्रेजेंट होते हैं। क्या कह रहे हो बेटा? बीटा 1 कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बीटा 1 हार्ट में होते हैं, सबसे प्रोमिनेंट रेट उनका होता है हार्ट में। बीटा 1 सिलेक्टिव जो होते हैं, आप ना आगे पढ़ोगे रिसेप्टर्स, बीटा रिसेप्टर सिलेक्टिव एंड बीटा रिसेप्टर्स नॉन सिलेक्टिव, ठीक है। अब सिलेक्टिव जो होते हैं ना वो सिर्फ हार्ट में होते हैं, और नॉन सिलेक्टिव जो होते हैं वो हार्ट में भी होते हैं, वो आपके स्केलेटल मसल में भी होते हैं और लंग्स में भी होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, ये जब मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाऊंगी ना मैं आपको साथ साथ बताऊंगी भी। अच्छा अब अल्फा रिसेप्टर्स जो है ना बेटा, अल्फा रिसेप्टर्स जो है ये हमने पढ़े थे स्मूथ मसल्स में होते हैं। ये स्मूथ मसल्स में क्या करवाते हैं? ये कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। क्या करवाते हैं बेटा? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा अगर अब मैं कहूंगी कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हुआ है तो आप उसको अल्फा 1 रिसेप्टर्स एक्टिवेटर दे सकते हो? अगर ब्लड प्रेशर मैम ज्यादा है तो नो मैम। भी हाँ नहीं बेटा दे सकते ज्यादा ना, है। छोटे ज्यादा हो मैम जाएगा। वेजोडाइलेटर, नो मैम। डायलेटर्स देंगे ना उसको। वेसोडाइलेटर देंगे ना। डायलेटर्स देंगे तो हम क्या करेंगे? अल्फा 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉकर देंगे ना, यस यस मैम। मैम। जी ठीक है। मैम। ये बस थोड़ा सा इसी तरह करके थोड़ा सा ट्रिकी है, ये अभी समझ लो, नेक्स्ट तुम लोगों को इजी हो जाएगा। अल्फा 2 जो है वो होते हैं सीएनएस पे एक्ट करते हैं, ठीक है। वो ब्लड ब्रेन बैरियर को पास करते हैं, सीएनएस के अंदर जो रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर कराते है हैं। उनको ना उनकी रिलीज को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। अच्छा अब बीटा 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 रिसेप्टर बीटा 1 का हार्ट के ऊपर क्या फंक्शन है ये तो आपको पता होगा ना। जब मैं कहती हूँ ना बीटा 1 का क्या फंक्शन होगा ये तो आप मुझे बता दो। बीटा रिसेप्टर हार्ट पे क्या एक्ट करते हैं? मैम नॉर्मल हार्ट रेट इंक्रीज फंक्शन हार्ट रेट इंक्रीज करते हैं। कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हार्ट रेट करते हैं, हार्ट रेट इंक्रीज करते हैं, वर्कलोड। और हार्ट को पंप ज्यादा करवाते हैं, फोर्स ऑफ यस कॉन्ट्रैक्शन मैम। इंक्रीज फोर्स ऑफ करवाते हैं, कंट्रैक्शन ठीक है। ज्यादा, यस इसी मैम। तरह वो रिनन प्रोडक्शन भी जो है ना वो इंक्रीज कर देते हैं। अच्छा अब बीटा 2 जो है, बीटा 2 आपके मैंने बताया था ब्रोंक्यूल्स के अंदर होते हैं, ठीक है। ये ब्रोंक्यूल्स के अंदर होते हैं, ये लीवर के अंदर होते हैं, स्केलेटल। अब ये ब्रोंक्यूल्स के अंदर क्या करवाते हैं? ब्रोंकोडायलेशन करवाते हैं, रिलैक्सेशन करवाते हैं। नॉर्मल इनका ये फंक्शन है,
ठीक है। अब बताओ, अगर किसी बंदे को कफ आ रही होगी, आप उसे बीटा 2 ब्लॉकर दे सकते हो? अगर किसी मैम को यस मैम, डायलेशन के लिए। यस मैम। बीटा 2 ब्लॉकर मैंने कहा है, मैंने एक्टिवेट मैम अच्छा, ब्लॉकर नो मैम। नो मैम, नो। नो। अब तुम लोगों को ये छोटी छोटी चीज याद होनी चाहिए। किसी भी बंदे को किसी भी बंदे को कफ आ रही होगी, उसे हम लोग बीटा ब्लॉकर्स कभी नहीं देंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो ये क्या करते हैं, दूसरा इनका फंक्शन है कि ये लीवर में होते हैं, ये क्या करते हैं, ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो होते हैं वो प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करवाते हैं, ग्लूकोज को जो होते हैं ना वो साइक्लिक, उसका जो साइकिल है वो एक्टिवेट कर देते हैं। अब यहाँ से एक और एमसीक्यूज बनता है, बीटा 2 ब्लॉकर जो होते हैं ना हम उसमें नहीं देते, डायबिटीज में नहीं देते। बताओ हम क्यों नहीं देते? मैम क्योंकि ये उसकी प्रोडक्शन भी करवा रहे हैं, उसके बाद उसकी ब्रेकडाउन भी करवा रहे हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज बेटा डायबिटीज में डायबिटीज नॉर्मली होती है, ग्लूकागॉन ज्यादा मैम। पहले ही होता है, ग्लूकोज ज्यादा पहले ही ब्लड पे जा रही होती है, तो फिर अगर हम देंगे तो वो ज्यादा जाती जाएगी। यस मैम, क्योंकि उसकी I ब्रेकडाउन भी really तो हो like रही है this. ना। I really thanks. like this कि तुम लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता है, और यही वाइवान है। मैं सही बता रही हूँ, वाइवा भी यही है। मैम फिजियोलॉजी है ये। दिस इज नॉट अ फिजियोलॉजी एक्चुअली। बीटा 2 ब्लॉकर्स ड्रग का एक नाम होगा। बीटा 2 ब्लॉकर्स वाली ड्रग के नाम क्या थे मुझे बताओ? ये तुम लोगों ने पढ़े हुए हैं, बताओ जरा नाम। मैम वो जिसके एंड पे लॉल। हाँ नो हाँ, मैम। जिसके एंड पे लॉल आता है। कौन कौन ड्रग्स आती हैं? प्रोपानॉल, लॉल जिसके एंड पे है वो। इंडोलॉल, पिंडोलॉल, प्रोपेनोलॉल, ठीक है। इसी में से एक ड्रग उठाई होगी कि पिंडोलॉल है, हम लोगों ने डायबिटिक पेशेंट को देनी है या नहीं देनी, अगर इसके पीछे रीजन भी बताओ। तो तुम लोगों ने बैठ के यही बात मुझे बतानी है कि मैम वो बीटा 2 है, ठीक है। बीटा 2 रिसेप्टर्स का नॉर्मल फंक्शन ये है, वो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करवाते हैं। डायबिटीज पेशेंट में पहले ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा अप होता है, इंसुलिन होती है वो कम होती है। अगर हम लोग उसके ऊपर जाके उसको दोबारा से बीटा ब्लॉकर्स जो है हम दोबारा से दे देंगे, या फिर हम दोबारा से कर देंगे, तो ग्लूकोज तो ज्यादा बीटा एजेंट से एक्टिवेट हो जाएगी, तो हम नहीं दे सकते। तो यही बेटा आप लोगों के वाइवास बनने हैं। समझ आ मैम रही है? डायबिटिक पेशेंट में ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज होती है, मतलब अगर वो दवाई ना खाए तो इस वजह से और ज्यादा ग्लूकोज हो जाएगी ना, अगर हम ये दे देंगे मेडिसिन। हाँ जी, हम अगर दे देंगे तो और ज्यादा ग्लूकोज हो जाएगी। बीटा जब भी ऐसी ड्रग्स जो बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करती होंगी हम दे देंगे, तो वो ग्लूकोज की प्रोडक्शन और कर देंगे। ठीक हो गया? समझ आ गई? यस मैम। अच्छा, अब ना ये लड़कियों के लिए दिस पॉइंट इज वेरी गुड। कुछ लड़कियां जो वेट लॉस करना चाहती हैं, ठीक है, वैसे दिस इज वेरी हार्मफुल। एमी मेरी बातों पे ना चले जाना। अच्छा, अब क्या होता है कि बीटा 3 रिसेप्टर्स जो होते हैं ना वो कहाँ पे एक्ट करते हैं, वो आपके होते हैं उसके ऊपर एडिपोज टिश्यू के ऊपर होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो फैट को ब्रेक डाउन करवाते हैं, ठीक है। तो मोस्टली पीपल आर यूजिंग फॉर देयर वेट लॉस दीज आर द बीटा 3 मेडिसिन्स, ठीक है। मैम द नाम बता दे मेडिसिन मेडिसिन का। है बेटा, फैट सेल। कीप इन माइंड वन थिंग दैट कि फैट सेल सिर्फ आपके बॉडी के अंदर नहीं होते, फैट सेल आपके ब्रेन के अंदर भी होते हैं। वंस योर ब्रेन सेल इज डिसॉल्विंग, यू आर गोइंग टू मेमोरी लॉस पेशेंट, ओके? समझ आई? उसके लिए बीटा 3 ब्लॉकर देंगे ना, अगर यानी कि इसका बीटा, हाँ, in the case there is a toxicity, we go for the blocker agent. But normally मैम मतलब beta अगर हम वेट लॉस वैसे ही करते हैं तो हमारा ब्रेन में से भी फैट खुद ही कम हो जाता है। नहीं बेटा, मतलब अगर आप लोग वेट लॉस वैसे करते हो ना, दैट इज अ हेल्दी वेट लॉस जिसे कहते हैं, ठीक है। वो हेल्दी वेट लॉस क्या होता है कि आप करते हो डाइट से करते हो, ठीक है। डाइट में आप प्रोटीन वगैरह चीजें तो ले रहे होते हो, कार्ब्स ले रहे होते हो, कार्ब्स कम कर रहे होते हो, ठीक है। फैट भी सम टाइम आप ले रहे होते हो, लेकिन जो आप एक्सरसाइज से वेट लॉस करते हो, दैट इज गोइंग टू द बेस्ट वेट लॉस यू एवर डन, ठीक है। एक्सरसाइज से क्या होता है, आप पर्टिकुलर एरिया के ऊपर वर्क कर रहे होते हो, जैसे कर रहे होते हो काफ्स के ऊपर वर्क कर रहे हो, तो बाइसेप्स पे, ट्राइसेप्स पे, ठीक है, हैमस्टर्स पे, ये आपके मसल्स के ऊपर आप वर्किंग कर रहे होते हो। जो मसल के गिर जो होता है ना,
पर्टिकुलरली फैट पैड जो डेवलप हुआ होता है वो डिसॉल्व होता है, ठीक है। तो एक्सरसाइज से वेट लॉस करना इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू वेट रिड्यूस, ठीक है। देन गो फॉर द डाइट, डोंट गो फॉर योर डाइटिंग फॉर वेट रिड्यूस, दैट गो ओनली गो फॉर योर हेल्दी डाइट। कभी भी कोई आपको ये नहीं कहता कि डाइटिंग में सारा सारा दिन भूखा रहो, लोग कहते हैं हेल्दी डाइट की तरफ मूव करो। और ये जो मेडिसिन वगैरह होती है ना, दैट इज रियली कॉज द साइड इफेक्ट ऑफ योर बॉडी, बिकॉज मेडिसिन तो एक बेचारी प्यारी सी चीज होती है, उसको थोड़ी पता कि आपके दिमाग में से भी फैट नहीं निकालनी, उसको थोड़ी पता है कि आपके जो किडनी के फैट है वो बड़े यानी कि वो बहुत ज्यादा जो है किडनी को सेव करने के लिए होते हैं, वो वाले सेल्स को नहीं डिसॉल्व करना। उसको थोड़ी पता है कि आपके जो चेस्ट के फैट्स होते हैं डेट इज मोर जिसे कहते हैं ना कि फायदेमंद फैट होते हैं, जिसकी वजह से आपको कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं, जिसकी वजह से आपको जो है ना आपके जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं वो उनको प्रोटेक्शन मिलती रहती है। उसको तो नहीं पता, तो वो तो हर जगह से आपके फैट कम यस करेगी ना, मैम। ठीक है, समझ आई है। और मैम इन अकल शॉर्ट आई कि है, हमें कभी भी कोई मेडिसिन फैट लूज के लिए नहीं लेनी चाहिए। कभी भी नहीं लेनी चाहिए आपको, नहीं, जस्ट गो चाहे फॉर द हेल्दी डाइट वो एंड दूसरी जस्ट है मैम, होम्योपैथिक भी है तब भी नहीं। नो बेटा, नेवर गो फॉर एनी मेडिसिन। बेटा जब चीजें नेचुरली हो जाती हैं तो व्हाई यू गो फॉर मेडिसिन, हम नेचुरली देयर इज अ होने में ना नेचुरल। 2-3 साल लगते हैं। बेटा 2-3 साल नहीं लगते, इट्स जस्ट टेक ओनली 4 to 5 month इफ यू डू रेगुलर बेसिस। मैम मैंने ना 6 जी मंथ्स मैम। में 20 kg लूज की है, लेकिन अब मुझे लगता है मेरे ब्रेन के फैट्स भी कम हो गए, मेरी मेमोरी कम होती जा रही है। बेटा हाउ यू रिड्यूस योर 20 kg? मैम मैंने खाना पीना छोड़ दिया था, लाइक फुल डाइट। That is very bad thing. Go for the opposite. बेटा डाइटिंग में भी people never say you के डाइट को करते जाओ करते जाओ, people always says you 14 days diet, then go for 1 week to the spend your life normally, then go for a diet। ऐਵੇਂ ही अपने से तो नहीं पकड़ के तुमने डाइट प्लान बना के डाइटिंग पे चढ़ गई। यस मैम। That is really मैम bad तो thing. बहुत कम हो गए। That is really bad thing बेटा, that is really bad thing। देखो बेटा, don't go for a weight, always go for body shape। समझ आई? जी मैम। Okay, then we will move for our delta receptor। Delta receptor is present in a smooth muscle। Smooth muscles कहाँ पे होते हैं? Renal smooth muscles में होते हैं, cardiac smooth muscles में होते हैं, mesenteric smooth muscles में होते हैं, ठीक है। मतलब कि रीनल में ही मोस्टली होते हैं। तो इनका क्या फंक्शन होता है कि ये जो स्मूथ मसल्स जो होते हैं ना उनको ये रिलैक्स करवाते हैं, डेल्टा 1। आल्दो हम जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे हम उसमें डेल्टा रिसेप्टर्स के ऊपर बहुत कम वर्किंग करेंगे। आवर मेजर वर्किंग इज ऑन अल्फा रिसेप्टर्स एंड बीटा रिसेप्टर्स। अल्फा एक्टिवेटर्स, बीटा एक्टिवेटर्स एंड ऑटोनोमिक एक्टिवेटर एंड जो होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंपैथेटिक सिस्टम में कौन कौन से रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं, किस किस तरह से वो सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में कौन कौन से रिसेप्टर्स जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। मजीद रिसेप्टर्स की डिवीजन जब हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक पढ़ेंगे हम उसमें पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में आप लोगों को सिर्फ ये पता होना चाहिए सिंपैथेटिक सिस्टम जो होता है उसमें क्या क्या फंक्शनिंग होती है। जैसे कि सिंपैथेटिक सिस्टम में हमने पढ़ा था कि बॉडी की सिक्रेशन ज्यादा हो जाती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में कौन कौन सी फंक्शनिंग होती है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। जी मैम। तो ये बाकी जो है ना नेक्स्ट इंशाल्लाह होपफुली नेक्स्ट में यही यानी कि 2 टेबल थे उस लेक्चर के अंदर। उस लेक्चर के अंदर और कुछ भी नहीं था, जो मैं आपको बता चुकी हूँ सिर्फ वही बातें थी। लेकिन फिर वी विल बी गो थ्रू फॉर दिस, ठीक है। हम जब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सबसे पहले ये पढ़ मैम लेंगे। एक हाँ जी बेटा बताएं आप। मैम आपने बीटा 2 रिसेप्टर्स और डायबिटीज का जो लिंक बताया ना वो एक बार दोबारा बताएं।
अच्छा ठीक है। अच्छा, जो बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं ना, नॉर्मली वो क्या करते हैं, बीटा 2 रिसेप्टर्स जो होते हैं वो आपकी जो आपकी जो ग्लूकोज लेवल है उसको ब्रेक डाउन करते हैं बॉडी के अंदर, जो है ना ग्लाइकोजिन, ग्लूकोज स्टोर होती है ग्लाइकोजिन फॉर्म में, ठीक है। वो क्या करेंगे, बीटा रिसेप्टर्स जो होंगे वो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करवाएंगे और बॉडी के अंदर ग्लूकोज का जो लेवल है वो इंक्रीज करवा देंगे, ठीक है, बीटा रिसेप्टर। अब हम लोगों ने क्या करना है कि डायबिटिक पेशेंट में हम लोगों ने बीटा रिसेप्टर्स ड्रग्स नहीं देनी, बिकॉज डायबिटिक पेशेंट में ऑलरेडी ग्लूकोज का लेवल जो होता है ना वो हाई होता है। तो अगर मैम आप बीटा रिसेप्टर एक्टिवेटर्स नहीं देंगे ना, बीटा ब्लॉकर तो दे सकते हैं। एक्टिवेटर्स तो नहीं मैम देंगे। आपने बताया कि जो लो डोज वाली ब्लॉकर्स ड्रग्स बेटा हैं मैंने वो वाली नहीं देंगे, तो बेटा ब्लॉकर्स मैंने उसमें बताया है, एक मैंने आपको, दो मैंने आपको सिस्टम बताए थे। एक मैंने आपको बताया था एस्थमा में हम बीटा ब्लॉकर्स नहीं दे सकते, बिकॉज एस्थमा में ऑलरेडी जो होती है वो क्या होता है कि वेसल्स जो आपकी ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो ठीक हो गया मैम, कंस्ट्रिक्ट होते हैं। वो रिलैक्स आता है। हाँ, वो मैंने एस्थमा में आपको बताया था कि ठीक हो गया एस्थमा मैम, थैंक यू। मैम बीटा ब्लॉकर्स भी हमारे ब्रोंकोस को ब्लॉकर्स जो है वो नहीं। बेटा जो बीटा 2 का नॉर्मल फंक्शन है ना, एक मिनट, अब मैं ये आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर कर देती हूँ। बीटा 2 का जो नॉर्मल फंक्शन है ना, ये क्या करते हैं, ये स्मूथ मसल्स में होते हैं ब्रोंक्यूल्स के, और ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करवाते हैं। क्या करवाते हैं, डायलेट करवाते हैं नॉर्मल कंडीशन में। अगर आप ब्लॉकर दे रहे हो तो ब्लॉकर में क्या हो जाएगी, ब्रोंक्यूल्स कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो आप ब्रोंक्यूल्स, अगर एस्थमा का पेशेंट है उसको ऑलरेडी एस्थमा हुआ है, एस्थमा वाले को ऑलरेडी उसके ब्रोंक्यूल्स कंस्ट्रिक्ट किए हुए हैं, ऊपर से आप उसको मैम ब्लॉकर देकर मजीद यस कंस्ट्रिक्ट मैम, करवा रहे हो, तो दिस इज गो फॉर अ रॉन्ग साइड। यस मैम। मैम हम उसे वो बीटा 2 के वो एक्टिवेटर्स दे सकते हैं ना, ताकि उसके हाँ जी डायलेट बेटा, आप बीटा 2 एक्टिवेटर्स दे सकते हैं, ब्लॉकर्स यस नहीं दे। मैम। ओके मैम, समझ आ गई? यस मैम आ गई है। रिपीट कर दें। बेटा जो अल्फा 2 जो होता है ना वो आपकी नर्व्स एंडिंग के अंदर, मैंने बताया था, वो सीएनएस के अंदर होता है, ठीक है। उसका नॉर्मल फंक्शन क्या होता है, वो सीएनएस के अंदर जाके आपकी जो नर्व्स एंडिंग होती है उसके अंदर से जो न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं, जैसे एपिनेफ्रीन, नोरेपिनेफ्रीन, डोपामीन, ठीक है, ये वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स की प्रोडक्शन को वो डिक्रीज करवा देता है। मैम इनका स्केलेटन मसल पे क्या है, बीटा 2 का ना स्केलेटन मसल पे भी लिखा हुआ था। अच्छा बेटा, स्केलेटल मसल्स के ऊपर भी यही है इफेक्ट पड़ता है कि जिसके अंदर जो है ना अपटेक ऑफ योर पोटेशियम आयंस जो होती हैं, यानी कि जो स्केलेटल मसल्स की जो मूवमेंट होती है ना, बीटा ब्लॉकर्स वो करवाते हैं। पोटेशियम आयन को जब ये मूव करवाएंगे, उसको इंक्रीज करवाएंगे, तो कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जो है ना वो मूव कर जाएगा। ओके मैम, तो मैम इसकी मूवमेंट्स में हेल्प आउट करते हैं ना। हाँ बेटा, हेल्प आउट करेगा, डेट इज मूवमेंट। जब आप आगे ड्रग्स पढ़ोगे ना बीटा की, पार्किंसंस वगैरह में, ऐसे पेशेंट्स में, तब आपको ये चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। अभी के लिए बस रट्टा लगाओ ये टेबल। ओके मैम। मैम हो जाएगी ना। जी जी बेटा बोले। ये डायबिटिक वाला दोबारा बता दें। अच्छा, डायबिटिक वाला मैं बता देती हूँ। अच्छा बेटा, बीटा 2 एक्टिवेटर्स जो होते हैं ना वो क्या करवाते हैं, वो आपकी जो ग्लूकोज जो आपकी बॉडी के अंदर स्टोर हुई होती है ग्लाइकोजिनेसिस फॉर्म में होती है, उसकी वो लाइसिस को इंक्रीज करवा देते हैं, ठीक है। जब वो उसकी लाइसिस को इंक्रीज करवाते हैं तो क्या होता है, आपकी जो डायबिटिक जो आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल जो होता है ना वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। अब डायबिटीज पेशेंट में पहले ही ऑलरेडी ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज किया होता है, क्योंकि इंसुलिन जो होती है वो प्रोड्यूस नहीं हो रही होती, और अगर आप उनको बीटा 2 एक्टिवेटर दे दोगे तो मजीद ग्लूकोज बॉडी के अंदर आ जाएगी, तो दिस इज कॉजेज हार्मफुल इफेक्ट फॉर द डायबिटिक पेशेंट, ठीक है। जी और guys, do you have any other question जो आज समझ ना आया? मैम हम जैसे आपने मैं बताया कि बीटा 2 ब्लॉकर्स हम डायबिटिक पेशेंट को नहीं दे सकते, तो मैम स्केलेटल मसल का मैं अगर अल्फा कोई 2 एक होता दफा तो हम बता तब दे। भी दे सकते। अच्छा, अल्फा बता देती हूँ। और बेटा क्या बता रही हो?
मैम मैंने कहा कि जैसे आपने इसको रिलेट किया ना एग्जाम्पल से कि डायबिटिक पेशेंट में हम ये नहीं दे सकते, तो मैम स्केलेटन मसल के लिए क्या एग्जाम्पल होगी? बेटा स्केलेटल मसल्स के लिए ना आप लोगों की, जब आप लोग पढ़ोगे ना पार्किंसंस पढ़ोगे, ठीक है। पार्किंसंस क्या होती है? पार्किंसंस डिजीज होती है। डिजीज में क्या होता है कि हाँ, पार्किंसंस डिजीज होता है, उसमें आपके जो आपको ट्रेमर्स आते हैं, आपकी जो मसल एक्टिविटीज जो होती है ना वो खुद ही स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी डिजीज में क्या होता है कि हम लोग जो है ना बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, ठीक है। ब्लॉकर्स क्या करते हैं? वो स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट को ब्लॉक कर देते हैं, करवाते नहीं है। तो पार्किंसंस डिजीज के अंदर हम लोग बीटा 2 ब्लॉकर्स देंगे, ठीक है। ओके मैम। ये जब आप आगे पढ़ोगे ना, हम लोग जब इनको डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी ड्रग्स यस पढ़ेंगे, तब आप मैम। लोगों को क्लियर साथ साथ होता जाएगा। ओके मैम। ये वाला टेबल हम रोज खोलेंगे और रोज रिलेट करेंगे। तू एक दफा बता दे। कौन सा बता दूं? अक्दस कौन सा आप बोल रही हो बेटा? अल्फा 2 मैम। जी जी मैम। अल्फा 2 बेटा मैंने मैम आपको अल्फा 2। बताया था। अल्फा 2 जो मैम होते हैं मेरा वो नर्व्स डिस्कनेक्ट बहुत एंडिंग हो रहा है, को आपकी ब्लॉक आवाज करवाते नहीं आ हैं। रही सही। वो रिलीज कर, जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं उनको ब्लॉक करवा देते हैं अल्फा 2 रिसेप्टर्स। ओके मैम। और बेटा, और एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन फर्दर? अच्छा बेटा, परेशान नहीं होना है, इसका लेक्चर बना हुआ है, मैं लेक्चर निकाल के रखूंगी। नेक्स्ट वेडनेसडे में स्टार्ट 15 मिनट्स पे पहले हम ये वाला लेक्चर पढ़ेंगे, देन हम मूव फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह मैम। मैम वो जो हार्ट के रिसेप्टर होते हैं बीटा 1 रिसेप्टर होते हैं, कौन से बेटा? हार्ट के ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं बीटा। बीटा वन। ये टेबल मैं मैम आपको ना आपके उस लेक्चर में भी मिल जाएगा। ये टेबल आप लोगों ने रटा मार के आना है। मैम अगर मैम आपको ये लेक्चर वाली क्या मैम कह रहे हो बेटा? मानूर बोलो आप। मैम मैं कह रही थी कि आप नेक्स्ट क्लास से पहले अगर लेक्चर आपको मिल जाए तो आप भेज दीजिएगा ताकि बेटा हम बेटा खुद पढ़ लें नेक्स्ट अगर। क्लास से पहले ही आपको भेजूंगी, ताकि आप वेडनेसडे वाली क्लास पे तैयार करके आओ। नेक्स्ट से ठीक पहले है ही मैम, आपको मिलेगा थैंक यू मैम। इंशाल्लाह। और गाइस, डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चन? नो मैम। नो, मैम मेरा देन थोड़ा लेट कनेक्ट हुआ था, आपने स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट्स बताए थे वो रिपीट कर दें। बेटा रिकॉर्डिंग आपको सेंड करती हूँ इसकी, आप उसमें से देख लेना, ठीक है। और गाइस, डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चन बेटा? मैम एक स्टूडेंट कह रही थी कि उनका लीव हो गया है क्योंकि नेट ठीक नहीं था। मैम वो अनीका कह रही थी अटेंडेंस लग जाएगी मेरी। अटेंडेंस लग जाएगी, डोंट वरी, अटेंडेंस लग जाएगी। हेलो मैम। मैम मैम सबकी लग गई सिंपैथेटिक में अटेंडेंस, सिक्रीशंस मुझे भी एक बंदे ने क्यों कहा। इंक्रीज होती हैं? सिंपैथेटिक में सिक्रीशंस क्यों इंक्रीज होती हैं? बेटा सिंपैथेटिक में आप देखना, आगे पढ़ोगे ना, इनके रिसेप्टर्स होंगे, रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, तो इस वजह से सिक्रीशंस इंक्रीज हो जाती हैं। ओके मैम। और बेटा सैयद अमार अब्बास, आपने एक दफा माइक अनम्यूट किया था, किधर गए हो? मैम अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है आपको? वालेकुम सलाम बेटा, मुझे पता है आपकी आवाज आ रही है, बताएं आप। मैम वो एक दोस्त है मेरा बड़ा अच्छा सुंदर, उसने मुझे सुबह सुबह कहा था कि मैम से मेरी रिक्वेस्ट करना कि मेरी अटेंडेंस लगा दें। उनके यहाँ बड़ी शदीद बारिश हो रही है, उसका नेट नहीं आ रहा। ये तो बहुत बुरा हुआ, उनके यहाँ पहली बार बारिश हो रही है। नहीं मैम, उसने मुझे कहा था कि मैम को स्पेशल केयर देते हैं ना। मैंने कहा ओके। क्या नाम है आपके प्यारे स्पेशल दोस्त का? सुंदर अली। सुंदर अली। सुंदर अली को कहें आप अपनी हरकतें भी सुंदर सुंदर कर लें, ठीक है बेटा। और कुछ? नहीं मैम, बस थैंक यू। वेलकम जी। गाइस, एनीबॉडी हैव एनी अदर क्वेश्चंस? मैम अटेंडेंस लग गई है। लग गई बेटा, लग गई। थैंक यू मैम। चलो ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज हाफिज मैम। मैम। अल्लाह हाफिज मैम।